आप सभी को। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 है गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। ठीक है, और आप सभी को पता है ये जो टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री की पहली किताब का दूसरा चैप्टर, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक सम्राट, इन सब के बारे में बताया गया था। फिर जब ये मौर्य वंश जब ख़त्म होता है फिर गुप्त वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कभी 12वीं में कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि इन सब के बारे में आप ग्रेजुएशन में पढ़ो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक अस्तित्व में था। ठीक है, और कहीं कहीं भी ये भी बताते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 319 से लेकर 467 ईस्वी तक था। कहीं कहीं ये भी बताते हैं ईसा पूर्व। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया था। इतिहासकारों द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना था। ठीक है, वो टाइम पीरियड यहाँ पर कहा जाता है। ओके, गुप्त वंश का इतिहास देखो, यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन बंदे थे, चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त 2 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा चंद्रगुप्त फैला था इलाका, यहाँ पे ये इलाका बता रखे हैं इन्होंने, किसने किसने कहाँ कहाँ तक कब्जा किया है, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। मेनली अगर जब कहीं कहीं आप मैप देखोगे तो आपको ये पूरा मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैप मिलेगा ये पूरा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि गुप्त वंश जो है पूरा इतने में फैला हुआ था, ऐसे मिलेगा। बस यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि किस बंदे का किस इलाके तक राज था। चलिए, 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। ठीक है, और इस वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। 300 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। ठीक है, इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ओके, गुप्त वंश वंशाली प्रणाली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सारे शासक सामने आए थे। ठीक है, इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। आपने टीवी पे इसके नाटक भी देखे होंगे। ओके भाई, और हाँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये जो लिखा है चौथी, यहाँ पे तीसरी कर लेना भाई, 3rd। अब ठीक है। चलिए, आपको मेनली इन सब के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे हम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आप सबको हिस्ट्री में मेन पॉइंट्स निकालने हैं और आंसर जब आप करो तो पॉइंट वाइज करना, क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म, दर्शन के क्षेत्र में व्यापार, आविष्कार और खोज हुए थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के तत्व को प्रभुत्व दिया था, यानी कि हिंदू धर्म को बहुत बढ़ाया था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। समझ आ रहा है ना इस टाइम पीरियड में। और चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में लोहा तो आ ही गया था। लोहा आने से राज्य बने, महाजनपद बड़े बड़े बने, और आगे चल के भी यही सारी चीज़ें हुई। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी के आसपास में सत्ता में आया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 500 वर्ष तक प्रांतीय शक्तियों के वर्चस्व और मौर्य वंश के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अशांति की समाप्ति का प्रतीक है। समझ रहे हो ना, जब मौर्य साम्राज्य पतन हो गया उसके बाद ये टाइम पीरियड शुरू हुआ, गुप्त साम्राज्य। चलिए, ओके, अब
अब देखो गुप्त वंश की ना जानकारी ये कहाँ कहाँ से मिलती है। आप इसको चाहो तो एक्स्ट्रा नोट बना के लिख सकते हो कि गुप्त वंश की जो जानकारी है वो वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, 18 पुराणों में से इम्पोर्टेंट पुराण है ये वायु पुराण ग्रंथ। ठीक है, जिसे विष्णुदेव भी कहा गया बात। ठीक है, संबंधित थे ये। इसके अंदर 12 चैप्टर थे और 11,000 श्लोक थे। जो इसके राइटर हैं महर्षि वेदव्यास थे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ये एक शिव पुराण है। वायुदेव के श्वेत कल्प प्रसंगों में धर्मों का उपदेश देने के कारण इसे वायु पुराण कहते हैं। कि इसका नाम कैसे धरा गया ये सारी बातें लिखी गई हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। मंदिर का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही हुआ। माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बाल विवाह वाली। इस काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। ठीक है, दिनार, जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी इसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। और ये पंचतंत्र किसे कहते हैं ये सारी चीज़ें लिखें। मित्रभेद, मित्रलाभ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये आप सारी बातें एक्शन नोट बना के लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। चलो वीडियो को पॉज कर लेना और ये सारी चीज़ें लिख लेना। और यहाँ पर है ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। अन्य लोगों को उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना होता है। यानी ब्राह्मण वगैरह कुछ नहीं देंगे, जो देंगे ये जो अन्य कृषि वाले बंदे हैं वो देंगे। ब्राह्मण को छोड़ के बाकी सब बंदे टैक्स देंगे एक तरह से, कृषि का छठा भाग। गुप्त वंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था। साम्राज्यवाद आप सबको पता है, शासन, एक जो राजा शासन जो करता है उसके लिए। आयुर्वेदिक विज्ञान संबंधी रचना करने वाले रचनाकार श्रुत का संबंध भी गुप्त काल से ही था। आयुर्विज्ञान, ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह इसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी, ये ऐसा बोला जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य की वंशावली, यानी कि किस तरह बेटा बाप बेटा कैसे आगे बढ़े। श्रीगुप्त ने स्थापना करी, फिर उसके बाद कौन आया, घटोत्कच इनके पुत्र आए। इन सब के बारे में पढ़ेंगे और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट क्लास थी। आई होप आपको थोड़ा बेसिक पता लग गया होगा कि गुप्त वंश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कि गुप्त वंश जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जब मौर्य साम्राज्य में अशांति ये सब फैली तब इसकी स्थापना हुई। और इसी टाइम पीरियड को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत सारा था, बहुत सारा यहाँ पे उसका प्रचार वगैरह ये सब किया गया था। और भाई आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ आप सब ना अपने नोट्स ज़रूर बनाना, सेल्फ नोट्स। ठीक है, अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। वीडियो देखो, वीडियोस देखने के बाद अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आप ये अगर एग्ज़ाम में आदत डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने एग्ज़ाम वगैरह लिखने में। ठीक है, और आगे चल के किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर के लिए, यूपीएससी ऐसे कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए, या फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको नोट ज़रूर बनाने खुद के। ओके, एग्ज़ाम के लास्ट दिन वाली पढ़ाई मैं नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि शुरू से पढ़ो, थोड़ा 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 पढ़ो। अभी तक आपने 12th में जिस हिसाब से पढ़ा था, अब ग्रेजुएशन की जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस काफ़ी डिफरेंट है। आप यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। इसलिए आप सब नोट्स बनाएं। और कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई कमेंट करो कि भाई हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो। क्योंकि आप सभी को मालूम है मोहब्बत जो होती है एक तरफ़ा नहीं होती, दो तरफ़ा चलती है। और ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। अब जब देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसलिए भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि भाई वीडियो अच्छी लग रही है, आप दोबारा से एक और वीडियो इसकी अपलोड करो। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी लगेगी तभी तो हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, चलिए ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।